हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप सभी के लिए जो है सीडीपी का 30 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं। ये 30 क्वेश्चन को अच्छे से फ्रेंड्स याद कर लीजिएगा। ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। जितना भी क्वेश्चन का आंसर याद होगा कमेंट करिएगा। आज का पहला क्वेश्चन है, विकास का जो है ना सिफेलाकॉर्डल प्रिंसिपल व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार से आगे बढ़ता है। इसको आप जो है ना इंग्लिश में पढ़िएगा, ठीक है। विकास का फ्रेंड्स सिफेलाकॉर्डल सिद्धांत यह बताता है कि विकास किस ओर आगे बढ़ता है। याद कर लीजिएगा, सिर से पैर की ओर बढ़ता है, ठीक है। सिफेलाकॉर्डल में क्या होता है, सिर से पैर की ओर विकास होता है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। इसको आपको इंग्लिश में याद रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। समाजीकरण का प्राथमिक कारक कौन है। विद्यालय, सरकार, मीडिया, परिवार। सुनिए फ्रेंड्स, परिवार जो है ना हमेशा ये प्राथमिक कारक होता है। कहीं पर आप लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे में वस्तु अस्तित्व प्रदर्शित होने लगता है। बताइए, किस चरण में बच्चे में वस्तु अस्तित्व होने लगता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संवेदी प्रेरक चरण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। आगे चलते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है। चौथा का फ्रेंड्स बताइए सही जवाब। कोहलबर्ग के अनुसार एक शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे कर सकता है। आंसर फ्रेंड्स आप सभी के यहाँ पे सी हो जाएगा, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है फ्रेंड। सभी क्वेश्चन को ना अच्छे से याद करिएगा। अगला क्वेश्चन, लेव वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। वाइगोस्की के अनुसार बताइए, संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण क्या है। आपको हम बताए थे फ्रेंड, जहाँ जहाँ भी लेव वाइगोस्की आएगा ना वो समाज के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए, सामाजिक अन्योन्य क्रिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। लेव वाइगोस्की फ्रेंड समाज के बारे में ही बताए थे। अगला क्वेश्चन, एक प्रगतिशील कक्षा में एक शिक्षार्थी को किस रूप में देखा जाता है। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षार्थी को किस रूप में देखा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड्स, शिक्षार्थी कैसा होता है, सक्रिय अन्वेषक के रूप में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, बुद्धि के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह बुद्धि जो व्यक्तियों को दूसरों की भावनाओं, प्रेरणाओं और इच्छाओं को समझने में मदद करती है, क्या कहलाती है। बताइए, दूसरों को समझना है, कमेंट करिए फ्रेंड्स। यहाँ पे भी आपको इंग्लिश में याद रखना है, ठीक है। 7 का बताइए आंसर। तो फिर दूसरों को समझने में पता है क्या होता है जी, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, इंटरपर्सनल कहते हैं। याद कर लीजिएगा फ्रेंड, बी आंसर यहाँ पे है। लास्ट में आप कमेंट करिएगा कि आप कितना सही कर दिए हैं। अगला, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता और जेंडर भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे प्रभावशाली होगी। ठीक है जी, कम करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। बताइए, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को कम करने के लिए आप क्या करेंगे। जेंडर पृथक बैठने की व्यवस्था, अलग अलग बैठाएंगे क्या आप, नहीं, गलत हो जाएगा। अलग अलग नहीं बैठाना है। जेंडर विशिष्ट खेलों का आयोजन करेंगे, वही बात हो गया, अलग अलग खेल नहीं खिलाना, ठीक है। ये भी गलत हो गया। आंसर फ्रेंड्स सी हो जाएगा, चर्चाओं में गैर पारंपरिक जेंडर भूमिकाओं को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 9 नंबर। चलिए 9 नंबर यहाँ पे क्वेश्चन कहता है, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वह, कमेंट करिए, एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, विविध प्रकार के अधिगम अनुभवों को उपलब्ध कराएं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है। 10 का बताइए। तो ए में दिया गया है, बच्चों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। तुलना बच्चों में नहीं करना है, ठीक है, कट गया। यह समझना कि बच्चे कैसे सीखते हैं और उनके सीखने में कहाँ सुधार की आवश्यकता है, ये होता है। आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते ही 11, समावेशी शिक्षा यह मानती है कि हमें डैश को डैश के अनुरूप बदलना है। समावेशी शिक्षा यह मानती है कि हमें, कमेंट करिए,
हमें फ्रेंड्स व्यवस्था को बदलना है बच्चों के अनुरूप। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 12, अधिगम अक्षमता डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किससे संबंधित है? बताइए, डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स पढ़ने और वर्तनी में कठिनाई से। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। डिसलेक्सिया में क्या होता है? पढ़ने में कठिनाई होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, 13 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, सभी क्वेश्चन को फ्रेंड्स अच्छे से जो है ना समझिएगा, जो दिक्कत होगा आप कमेंट करिएगा, उसको फिर से समझाएंगे। अगला, प्रतिभाशाली बच्चों की पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? बताइए तो। जो बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं उनके पहचान के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्षण कौन सा है? तो फ्रेंड्स उनमें क्या होता है? जिज्ञासा होता है और तीव्र अधिगम क्षमता होता है। आंसर आपका बी हो गया। आगे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है उसके लिए आप क्या करेंगे? एक बच्चा जिसको देखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है उसके लिए आप क्या करेंगे? बताइए। उसे बिना किसी विशेष प्रावधान के नियमित स्कूल में डाल दिया जाना चाहिए। गलत हो गया। उसे केवल एक अलग संस्थान में शिक्षा दी जानी चाहिए। गलत हो जाएगा। उसे शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए, ये भी गलत हो गया। आंसर आपका सी हो जाएगा। विशेष प्रावधान करते हुए उसे एक नियमित स्कूल में शामिल करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन 15, बच्चों में त्रुटियां और गलतियां होना कैसा है? बताइए तो आंसर। बच्चों में त्रुटियां और गलतियां होना कैसा होता है फ्रेंड्स? यहाँ पे देखिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण और स्वाभाविक हिस्सा है जो उनके चिंतन की खिड़की है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 16, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वातावरण सबसे उपयुक्त है? अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए फ्रेंड कौन सा जो है ना वातावरण सबसे अच्छा है? बताइए आंसर। डी में देखिए, जहाँ शिक्षार्थी को प्रश्न पूछने की अनुमति ना हो, जहाँ पे बच्चे प्रश्न नहीं पूछेंगे, वैसा वातावरण चाहिए क्या? नहीं, वो गलत हो जाएगा। केवल अमूर्त और सैद्धांतिक व्याख्यान से भरा वातावरण, केवल आप सिद्धांत देंगे, क्या केवल आप नियम पढ़ाएंगे? नहीं, ये भी नहीं होगा। बच्चों के लिए नहीं सही होता है। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा मतलब कंपटीशन करवाएंगे बहुत ज़्यादा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा भयमुक्त और सहयोगात्मक वातावरण जहाँ शिक्षार्थी सुरक्षित महसूस करे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 17 नंबर। चलिए, समस्या समाधान की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा चरण शामिल नहीं है? बताइए, कौन सा चरण शामिल नहीं है? 17 का कोई बता सकता है? कौन सा चरण शामिल नहीं है? नेगेटिव आपको ढूंढना है। ठीक है, समस्या की पहचान करना, ये तो सही होता है। संभावित रणनीतियों की खोज करना, ये भी सही है। समस्या के छोटे हिस्सों में बांटना, ये भी सही है। कौन शामिल नहीं है? तो बिना सोचे समझे केवल परिणामों की चिंता करना, ये फ्रेंड्स गलत है। तो आंसर आपका यहाँ सी हो जाएगा। ठीक है, ये शामिल नहीं होता है। आगे चलते हैं 18, आंतरिक अभिप्रेरणा का एक उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइए तो आंसर। आंतरिक की बात हो रही है यहाँ पे। आंतरिक मतलब क्या होता है? जो खुद से, जो खुद का इच्छा के अनुसार हो। ठीक है, जिसको उसमें इंटरेस्ट हो। चलिए ऑप्शन नंबर ए, पुरस्कार या नगद राशि जीतने के लिए। गलत हो गया। ये बच्चा खुद से मतलब इसको मन नहीं है, ये पुरस्कार या नगद जीतने के लिए, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, 18 का फ्रेंड्स कमेंट करिए। किसी विषय में गहरी रुचि और आनंद के कारण उसका अध्ययन करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसमें उसका रुचि भी है और उसको आनंद भी मिलता है, तो ये आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। 19 नंबर, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार ज्ञान को, बताइए ज्ञान को कैसा होना चाहिए? ज्ञान जो है ना फ्रेंड्स वो स्कूल के बाहर के जीवन से जोड़ा जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर बी हो गया। अगला क्वेश्चन 20, पियाजे के अनुसार 7 से 11 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में होते हैं? 7 से 11 साल। 7 से 11 साल के बच्चे किस में आते हैं? चलिए बताइए। पियाजे का जो टॉपिक है ना, इससे बहुत क्वेश्चन आता है। आंसर यहाँ पे हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक चरण में आता है 7 से 11 साल का बच्चा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं 21, वाइगोस्की के सिद्धांत में समीपस्थ विकास का क्षेत्र क्या दर्शाता है? बताइए वाइगोस्की के सिद्धांत में जेड पीढ़ी क्या दर्शाता है?
जेडपीडी क्या दर्शाता है? देखिए फ्रेंड्स, हमेशा ध्यान रखिएगा, जेडपीडी मतलब क्या होता है? बच्चे द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ किए जा सकने वाले कार्य के बीच का अंतर होता है। आंसर आपका बी हो जाएगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है। 22 नंबर क्वेश्चन। चलिए फ्रेंड, 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, क्लास कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, कमेंट भी करिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन किस विचारक द्वारा किया गया था? आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, जॉन डेवी द्वारा किया गया था। आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए, एक शिक्षक कक्षा में बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों के अनुभवों को शामिल करता है। यह दृष्टिकोण बढ़ावा देता है रूढ़िवादिता को, कक्षा में अलगाव को, छात्रों के बीच हीन भावना को, या फिर समावेशी शिक्षा और सांस्कृतिक संवेदनशीलता को। आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 24 नंबर क्वेश्चन। संवेगात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संवेगात्मक विकास के बारे में कौन सा कथन सही दिया गया है? संवेग और संज्ञान एक दूसरे से पूरी तरह स्वतंत्र है, गलत। संवेग और संज्ञान एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं, ये सही हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया। 25, आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? 25 का बताइए तो। आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में कौन सा कथन सही है? 25 का बताइए आंसर। 25 का फ्रेंड्स क्या होगा? चलिए हम लोग पढ़ते हैं। विकास के कुछ पहलू आनुवंशिकता से और कुछ पर्यावरण से अधिक प्रभावित होते हैं। आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 26, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किस प्रकार के चिंतन से संबंधित है? क्रिएटिविटी। चलिए 26 का कोई बताएगा आंसर, कमेंट करिए। ये फ्रेंड्स किस में आता है? ये आता है अब सारे चिंतन में आता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, खेल बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बताइए। खेल जो है ना वो बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि बताइए 27 का। यह केवल समय बिताने का एक सुखद तरीका है? नहीं, यह उनकी शारीरिक क्षमताओं, सामाजिक कौशल, संज्ञानात्मक समझ को विकसित करता है। ये सही हो जाएगा। आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर, ली वाइगोसी के अनुसार बच्चों का निजी भाषण या स्ववार्ता क्या दर्शाता है? कमेंट करिए। उनके अपने व्यवहार और कार्यों को विनियमित करने में उनकी मदद करता है। आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन का आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, लास्ट में आप कमेंट कर दीजिएगा कि आप कितना सही कर दिए हैं। ठीक है, 29, सतत और व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द का क्या अर्थ होता है? व्यापक शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए? व्यापक शब्द का क्या अर्थ होता है? केवल संज्ञानात्मक। देखिए केवल जहाँ जहाँ रहेगा ना वो नहीं होगा आंसर। केवल पाठ्य समागामी, ये भी केवल है। देखिए इसमें भी केवल है, ये भी गलत हो जाएगा। आंसर आपका फ्रेंड्स ये है, शैक्षिक और सशैक्षिक दोनों छात्रों का मूल्यांकन। आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मचान या पाड़, ये इसको स्कैफोल्डिंग कहते हैं। सबसे अच्छा आप ये होगा ना कि आप इसको इंग्लिश में याद कर लीजिए, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग से क्या तात्पर्य है? स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है? छात्रों को गलतियां करने पर दंडित करना, गलत। छात्रों को बिना किसी मदद के स्वतंत्र छोड़ देना, गलत। छात्रों को पूरी तरह उत्तर हटवा देना, गलत हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे सी है, वयस्कों द्वारा अधिगम में दी जाने वाली असही सहायता। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। 30 में आप कितना सही कर दिए फ्रेंड्स, कमेंट करिए। और क्लास कैसा लगा है ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। यह क्लास आप सभी के लिए हर रोज़ सुबह में 9:30 बजे से होता है। ठीक है, चलिए समाप्त करते हैं।